भारतीय टीम के पास मौका था लगातार अपनी 10वीं T20I में जीत दर्ज करना। उसके अलावा मौका था पहली टीम बनना जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर ही व्हाइट वॉश कर दे T20I सीरीज में। बहरहाल भारतीय टीम इस मौके को बुनाने में नाकाम रही। अंत में जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई तीसरे T20I में 12 रनों से। मैं हूं निखिल नाज, आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मेरे साथ जुड़े हैं गौतम गंभीर। हम 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करेंगे गौतम। वो था पांड्या और कोहली के जो विकेट थे। जब तक वो क्रीज पे थे आपको लगता था कि मैच जीत सकती है भारतीय टीम, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कहीं आपको लगा कि द इंडियन टीम लेट द अटैक थोड़ा सा बिट टू लेट, क्योंकि वो 76 रन चाहिए थे 30 गेंदों में और स्टैट्स कहते हैं कि वहां से कोई टीम नहीं जीती है। मुश्किल है ऐसा क्या ना। अगर आप देखें कि शुरू में आपने पहले ही ओवर में विकेट खोया। जब आप 195 रन चेस कर रहे थे तो आपको एक सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी। उसके बाद शिखर धवन का 6 ओवर के बाद आपने विकेट खोया, तो आप कंसिस्टेंट बेसिस पे विकेट खोते जा रहे थे। प्लस 5 ओवर में 76 रन, और जिस तरीके से विराट कोहली ने बल्लेबाजी करी, शायद ये गेम उसी टाइम खत्म हो जाती अगर स्टीव स्मिथ विराट कोहली का कैच पकड़ लेते, क्योंकि वहां पर शायद गेम सील हो जाती। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने बल्लेबाजी करी, वही थे और हार्दिक पांड्या थे जो हमारे को ये गेम जिता सकते थे। और एक बहुत बोल्ड मूव कि एडम जैम्पा को 18वां ओवर डलवाना। अगर आप देखें, नहीं तो हर बार कप्तान यही सोचता है कि विराट कोहली सेट है, हार्दिक पांड्या एक ओवर में जैम्पा के 3 या 4 छक्के भी मार सकते हैं, ऐसी एबिलिटी है। तो वो एक डिसीजन लेना, मैक्सवेल से शुरुआत करवाना, जैम्पा से 18वां ओवर डलवाना, जब आप ऐसे बोल्ड डिसीजन लेते हैं तभी चीजें आपके फेवर में जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अच्छी कप्तानी भी, और इसमें कोई खराब प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जब आप पहले ओवर में विकेट खो देते हैं और 185 का टोटल चेस कर रहे हो, तो फिर आपको पार्टनरशिप थोड़ी बिल्ड करनी ही पड़ती है। दो गेंदों के बारे में मैं यहां पर गौतम बात करना चाहूंगा। एंड्रू टाई जब गेंदबाजी कर रहे थे, विराट कोहली स्ट्राइक पर थे, वो वाइड नहीं दी गई। बहरहाल दो डॉट बॉल ही लगती हैं, लेकिन उस समय काफी फर्क डाल सकती हैं। इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमने जब ऑस्ट्रेलिया टीम को देखा था, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, सिमिलर जो गेंदें थी शार्दुल ठाकुर ने डाली तो थोड़ी वाइड जा रही थी। हालांकि बैट्समैन शफल कर रहे थे, वो वाइड दी गई थी। शफल करता है बैट्समैन तो आप थोड़ा लीवे देते हैं, लेकिन कुछ तो रीच में होना चाहिए। क्या कहेंगे वो दो डिसीजंस के बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि वो ठीक डिसीजन था जो विराट कोहली शफल करे। लेकिन शफल अगर आप करते हैं तो थोड़ा लेग स्टंप से ऑफ स्टंप पे आते हैं, लेकिन अगर आप विराट कोहली के देखें कहां पर वो खत्म करे, ऑफ स्टंप से भी 2 या 3 स्टंप बाहर, तो फिर आपको बॉलर को भी थोड़ा लीवे देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैट्समैन अगर ऑफ स्टंप के बाहर जाके खड़ा हो जाएगा तो फिर आपको विकेट्स में ही गेंद डालनी जरूरी है। फिर तो बॉलर कोशिश करेगा और बाहर डालने की। कहीं ना कहीं वो ठीक डिसीजन था, और इसलिए भी डिसीजन था क्योंकि विराट कोहली बहुत जल्दी ऑफ स्टंप के बाहर आ चुके थे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है। तो अगर हम बैट्समैन की बात करते हैं तो गेंदबाज के पास भी थोड़ी लीवरेज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अच्छी एम्पायरिंग थी वो। चलिए, सही डिसीजंस के बारे में अगर बात करें तो एक और था कप्तान का, जिसके बारे में आपने थोड़ी चर्चा भी करी हमारे पहले पॉइंट में। वो था दो लेग स्पिनर्स को जो खिलाना था, वो ऑस्ट्रेलिया टीम को पूरी तरह से काम आया। जैम्पा का जैसे आपने कहा 18वां ओवर उन्हें देखा। T20 क्रिकेट में हम देख रहे हैं ज्यादातर कप्तान ये रिस्क नहीं लेते। भारत के साथ भी हमने देखा, आप चहल को पहले ही ओवर खत्म करा देते हैं, शार्दुल को 13वें या 12वें ओवर में लेके आते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेते हैं फिंच और अंत में सही साबित होता है। ठीक है निखिल, आप ये रिस्क तभी ले सकते हैं जब आपके पास 2 रिस्क स्पिनर्स हों। कितनी ऐसी टीम्स है वर्ल्ड में T20 में जो 2 रिस्क स्पिनर्स खिलाती है? आप इंडिया को देख लीजिए, जब वो कुलदीप यादव और चहल को इकट्ठे खिलाती थी तो विराट कोहली कई बार उनको 17वां 18वां ओवर भी डलवाते थे। जब आप एक ही रिस्क स्पिनर खिलाते हैं तो फिर आपको ये देखना होता है कि किस स्टेज पे विकेट देना जरूरी है। अगर आप देखें, स्वेप्सन ने 3 विकेट लिए, जैम्पा ने एक सबसे क्रूशियल विकेट लिया हार्दिक पांड्या का, जहां पर बिल्कुल ही गेम बदल गया। तो अगर ये दोनों इकट्ठे अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बढ़िया साइन है T20 क्रिकेट में, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ऐसी टीम्स हैं जिनके पास 2 लेग स्पिनर्स नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गैम्बल आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास एक तो 2 रेस्ट स्पिनर्स हो, और प्लस आपके पास मैक्सवेल जैसी ऑप्शन है, या फिर आपके मोजेस हेनरिक्स जैसी एक और विकल्प है। क्योंकि फिर आप रोटेट कर सकते हो अपने गेंदबाजों को। आप उनको 18वां ओवर भी डलवा सकते हो, 17वां भी डलवा सकते हो, पहले 6 ओवर में भी डलवा सकते हो। तो इसलिए बढ़िया डिसीजन 18वां ओवर, एक बोल्ड डिसीजन। और उससे भी ज्यादा बोल्ड डिसीजन ये था मैक्सवेल को शुरुआत करवाना। पिछले मैच में भी हमने देखा, हम शायद ये बात कर रहे थे कि मैक्सवेल को गेंदबाजी कराने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पहले ओवर में सर्कल में अपने 18 रन दिए थे जब उन्होंने चौथा ओवर डालने आए थे। लेकिन आज जब आपने पहला ओवर डलवाया और उन्होंंने इतना बड़ा विकेट लिया, तो वहीं से सारा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया था।
क्योंकि आप मैक्सवेल के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट। मैक्सवेल का जो इम्पैक्ट था बतौर गेंदबाज भी, एक विकेट उन्होंने चटकाया, 3 ओवर डाले, सिर्फ 20 रन दिए, उसके अलावा जो आकर अर्धशतक लगाया बल्ले के साथ, वो भी ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन इस बीच गौतम, मैं पहले इंडिया की फील्डिंग के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। आप इतने चांस देते हैं एक मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को, उसके बाद तो नुकसान होगा ही फिर आपका। देखिए, सिर्फ इंडिया की फील्डिंग की बात मत करिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की भी बात करिए, विराट कोहली को भी 4 चांसेस मिले। स्टीव स्मिथ ने एक आसान कैच छोड़ा, उसके बाद एंड्रू टाई ने पहली गेंद पे कॉटन बोल्ट छोड़ा, उसके बाद शॉन एबर्ट ने एक मुश्किल चांस छोड़ा, फिर मैथ्यू वेड ने एक स्टंपिंग छोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की ही फील्डिंग खराब है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत खराब फील्डिंग करी है। अगर आप देखें सीरीज की आखिरी गेंद पे भी क्या छूट है, तो कहीं ना कहीं या तो वो लाइट्स को लेके है, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ, क्योंकि ये फिर कॉन्फिडेंस लेवल ही हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने स्टीव स्मिथ को अपनी अभी तक इतना आसान कैच छोड़ते हुए नहीं देखा, मैंने शायद मैक्सवेल को भी इतने चांसेस मिलते हुए नहीं देखा। और जब आप ऐसे खिलाड़ियों को चांसेस दोगे, मैक्सवेल या विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को, फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग आपको हर्ट कर सकते हैं। आपने कहा फील्डिंग तो दोनों टीमों की खराब थी, लेकिन एक चीज जो भारतीय टीम ने खराब की, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं करी, वो था, एक तो आप डीआरएस नहीं ले पाते सही समय पे क्योंकि कप्तान इतनी दूर फील्डिंग कर रहा है। दूसरा ये था कि एक स्पिनर अगर ओवरस्टेप करता है, आप उसका कैच भी पकड़ लेते हैं लेकिन आउट नहीं होता। तो ये तो आप ऐसी मिस्टेक्स है जिनको फॉरगिव नहीं कर सकते। देखिए, ये क्राइम है, ये मिस्टेक नहीं है, ये क्राइम है। अगर स्पिनर, और वो भी मैक्सवेल के खिलाफ, ओवरस्टेप करता है और उस बॉल पे विकेट मिल जाती है और उसके बाद अगली बॉल फ्री हिट हो जाती है, तो इससे खराब चीज कुछ भी नहीं हो सकती। आप एक्सपेक्ट करते हैं तेज गेंदबाजों से कि वो ओवरस्टेप करे, और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि कई बार आप यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, बाउंसर डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन स्पिनर से अगर आप स्पिनर ओवरस्टेप करेगा, तो फिर वो, उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंसर है या फिर वो एक्सेप्टेबल है। पॉइंट नंबर 4 का रुख करते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से मैथ्यू वेड से ओपनिंग कराना। 80 रन उन्होंने लगाए, पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी थी। गौतम, मैं इनकी तुलना वार्नर के साथ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वार्नर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, ढेर सारे रन बना चुके हैं, लेकिन एक चीज में जो नजर आ रहे हैं 2 पारियों में, वार्नर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नजर आते हैं जब बतौर ओपनर आते हैं मैथ्यू वेड। आप सहमत होंगे इस बात से? देखिए, वार्नर जैसी क्लास के खिलाड़ी नहीं है, और ये गलत भी होगा कि अगर आप सिर्फ 2 पारियों में देखें कि वार्नर से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। मुझे लगता नहीं है कि वार्नर से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन जब आप विकेट कीपर बैट्समैन होते हैं, तो आपके पास 2 काम होते हैं, आपके पास 2 रोल है निभाने के लिए, तो आप एक रोल को फ्रीली निभा सकते हैं। हमने आईपीएल में देखा, रिद्धिमान साहा को कीपिंग भी करते हैं, तो अगर आप उनको ऊपर भेजें, एक सर्टेन प्लान के साथ भेजें, तो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप टी20 क्रिकेट में मैथ्यू वेड के साथ ही ओपन करे, साथ में डेविड वार्नर हो या फिर एरन फिंच नंबर 3 पे आए, तो शायद ये बढ़िया विकल्प रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की आपकी जरूरत है नहीं, और मैथ्यू वेड इतने खराब विकेट कीपर है नहीं, तो एक आप उनको गेम प्लान के साथ उतार सकते हैं और ये बोल सकते हैं पहले छोर में, जैसे इन्होंने ये 2 पारियां खेली है, ऐसी पारी खेलेंगे तो शायद आपको वो मोमेंटम मिल सकता है जो ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है पहले छोर में। तो मैथ्यू वेड ने तो अपना वही कारनामा दोहराया जो पिछले मैच में भी दिखाया था, लेकिन उसी दौरान गौतम, मैं यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर की एक चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी आलोचना हुई थी पिछली बार जब उनको मैथ्यू वेड पावर प्ले में अटैक कर रहे थे। इस बार आपको लगता है एक अलग रणनीति के साथ थोड़ी लेंथ उन्होंने शॉर्ट रखी और उसका फायदा भी मिला? देखिए, मेरे को, मैं ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा मैथ्यू वेड को, क्योंकि बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जब वो वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ खेलते हैं पहले छोर में, तो वो स्टेप आउट करके या फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं। अगर अभी आप देखें, मैथ्यू वेड ने दोनों गेम्स में वॉशिंगटन सुंदर को बैकफुट से कितने पुल लगाए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी लेंथ थोड़ी पीछे है। वो ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर नहीं है अश्विन की तरह की जो फ्लाइट करके डालेंगे या फिर आपको स्टेप आउट करवाने करके स्टंप करने की कोशिश करेंगे। प्लस वॉशिंगटन, मुश्किल काम है किसी भी स्पिनर के लिए पहले छोर में गेंदबाजी करना, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने जब भी करी है तो बढ़िया गेंदबाजी करी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैथ्यू वेड ने बढ़िया तरीके से उनको काउंटर की है। आखिरी पॉइंट का रुख कर रहे हैं गौतम, और एक पॉजिटिव देख रहे हैं इंडियन बैटिंग का, वो है शार्दुल ठाकुर। एक ऑलराउंडर का जो विकल्प है उनको कहा जा रहा था, उनकी गेंदबाजी को लेकर तो ज्यादा लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, कि लगता था बल्ले के साथ क्या वो कुछ कर सकते हैं। आज थोड़ी सी झलक जरूर दिखा दी जो 17 रन बनाए, कि अगर मौका कभी मिले तो वो आके थोड़े आपको रन बना के दे सकते हैं नीचे। देखिए, और ये हमेशा एडवांटेजेस है, और अगर आपके नंबर 8 पे कोई ऐसे बल्लेबाजी कर सकता है जहां आपको 10 बॉलों में 15 या 16 रन चाहिए हो, और वहां से वो आपको मैच जिता के दे सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है किसी भी कप्तान के लिए। नहीं तो अगर आपके पास लॉन्ग टेल हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब आप अटैक करें, कब आप वो अग्रेसिव
तरीके से बल्लेबाजी करे। अगर आप जानते हैं कि 8 नंबर तक बल्लेबाज है जो थोड़े बहुत रन बना सकता है और अगर जरूरत हो तो आखिरी ओवर में 10 रन भी बना सकता है, तो फिर शायद आप वो जो अग्रेसिव मोड लेना चाहते हैं वो जल्दी ले सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छी चीज़ है अगर आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में अभी भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। जब बुमराह वापस आएंगे, भुवनेश्वर कुमार वापस आएंगे, शमी वापस खेलेंगे, तो टी नटराजन एक ऐसे गेंदबाज है जिनको आप खिलाओगे T20 क्रिकेट। लेकिन हाँ, एज अ बैकअप शार्दुल ठाकुर हमेशा एक अच्छे विकल्प रहेंगे। गौतम, क्योंकि आप यहाँ पर टी नटराजन की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि बुमराह आ जाएंगे, शमी आ जाएंगे, जब भुवी भी फिट हो जाएंगे तब भी नटराजन खेलेंगे आपके लिए? जी बिल्कुल, मेरे लिए टी नटराजन एट द मोमेंट, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जो वो फिट हो, या फिर भुवनेश्वर कुमार, ये मेरी 3 चॉइस होंगी। लेकिन मैं टी नटराजन को जरूर खिलाऊंगा बुमराह के साथ, क्योंकि आपके पास, आपको जितने ज्यादा से ज्यादा विकल्प आपके पास हो डेथ ओवर्स के लिए, उतना बेहतर रहता है। और जसप्रीत बुमराह के ऊपर से प्रेशर हट जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 ओवर रखने ही पड़ते हैं जसप्रीत बुमराह के, लेकिन अगर आपके पास टी नटराजन जैसा गेंदबाज होगा तो आप उनको डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। चलिए, जो व्हाइट बॉल लेग है इस दौरे का वो तो खत्म हो गया है। वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती, T20I सीरीज भारतीय टीम ने जीती। अब इंतजार होगा टेस्ट सीरीज के लिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे।